नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। 2025 के चुनाव की सरगर्मियां नहीं, अब चुनाव मोड़ में पूरा देश आ चुका है। कई राजनीतिक दलों ने अपनी सूचियां भी जाहिर की। करीब-करीब 200 के आसपास यानी 193 सीट्स बीजेपी ने भी अनाउंस कर दी है। प्रधानमंत्री जी आने वाले 3 दिनों में 5 राज्यों का दौरा करेंगे। हर राज्य में वो कुछ ना कुछ अनाउंस करते हैं और बताते हैं कि उनकी डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है। यदि वह उनकी सरकार है और यदि विपक्ष की सरकार है, तो वो लगातार विपक्ष की सरकार पे बरसते हैं कि इस राज्य का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सरकार नाकारा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जहां-जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां-वहां केंद्र सरकार ने लगातार सौतेला व्यवहार किया है। और एक कई उदाहरण आपके सामने हैं, लेकिन एक उदाहरण तो इतना हास्यास्पद है कि लगता है कि कानून की कैसी धज्जियाँ उड़ा देती है केंद्र सरकार और भाजपा शासित सरकार या मोदी की गारंटी ये है, यदि आपके पास विपक्ष की सरकार है, तो फिर आपकी प्रताड़ना तय है। पश्चिम बंगाल को लेके नरेंद्र मोदी का एक विशेष प्रेम है। भरकस प्रयास करने के बाद भी जब ममता दीदी ने उनको विधानसभा में पटकनी दी, उसके बाद तो कहीं न कहीं एक ईर्ष्या उस राज्य को लेके मोदी जी के मन में दिखाई देती है। हाल ही में जब ममता जी दिल्ली आई तो उन्होंने बाकायदा उस 8,000 करोड़ रुपए का भी ज़िक्र किया, जो किसानों का उपज खरीदने के लिए सरकार यूज़ में लाती है, एफसीआई के लिए खरीदती है धान। वो पैसा केंद्र सरकार ने रोका क्योंकि मात्र छोटा कारण था। कारण ये था कि राशन की दुकान पे प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी नहीं है। प्रधानमंत्री की फ़ोटो नहीं लगी तो किसानों का पैसा रोक दिया गया। ये एक छोटा उदाहरण, लेकिन इससे पहले 2014 के बाद जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने बंगाल के ऊपर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखी। याद कीजिए कोल स्कैम। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत 1993 से लेके 2011 तक जिन सरकारी, निम्न सरकारी या प्राइवेट सेक्टर को कोल ब्लॉक्स अलॉट किए गए थे, वो सारे निरस्त किए। 204 कोल ब्लॉक थे। निरस्त ही नहीं किए, साथ में उनके ऊपर 295 रुपए प्रति क्विंटल की एक विशेष फाइन लगाई कि आपको माइन मिलने के बाद तब से लेके आज तक जितना आपने उसमें से कोयला निकाला हो, उसके ऊपर एक विशेष फाइन आपको भरनी होगी और यदि विशेष फाइन आप नहीं भरते, तो आने वाले समय में आपको कभी कोयला का ब्लॉक या कोयले की माइन आवंटित नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद जो अगस्त 2014 में दिया, उसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश निकाला और उस अध्यादेश के तहत उन्होंने 2 महीने बाद कोल माइन स्पेशल प्रोविजन ऑर्डिनेंस, इसमें 2 तरह से कोल आवंटन की बात की। एक कोल आवंटन ऑक्शन से होगा और एक कोल आवंटन सीधा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आवंटित करेगी। लेकिन इसके पूरे अधिकार केंद्र सरकार के पास थे। उसके बाद जो ऑक्शन हुआ, उस ऑक्शन में बंगाल के कई ब्लॉक्स ऑक्शन में आए। उसमें सारिस्थोली कोल ब्लॉक, ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। करीब-करीब 83 मिलियन टन के रिजर्व्स इसमें हैं और जो गैर कानूनी आवंटित सर्वोच्च न्यायालय ने 204 ब्लॉक किए थे, उसमें ए ब्लॉक भी था और ये तब संजीव गोयनका की कंपनी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप को अलॉट हुआ गया था। उनसे हाथ से वो छीना गया था। अब हुआ कि जब ये ऑक्शन हुआ, तो इस ऑक्शन में कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया। करीब-करीब 167 167 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें से 5 लोग शॉर्टलिस्ट हुए टेक्निकल और फाइनेंशियल बिडिंग के लिए।
अब प्रॉब्लम यहां फंसती है, यहां केंद्र सरकार ने कैसा सौतेला व्यवहार पश्चिम बंगाल से किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड WBPDCL इस कंपनी द्वारा ऑक्शन में सारिस्थोली कोल ब्लॉक के लिए आवेदन किया। केंद्र सरकार ने वो आवेदन रद्द किया, उनको परमिशन नहीं दी और आरोप है, ये मेरा नहीं, ये सीएजी का 2016 का आरोप है, जो कागज बाहर नहीं निकले थे। एक एसोसिएशन है पत्रकारों का, उन्होंने उनके हाथ ये रिपोर्ट लग गई, इसलिए अब ये इस समय जनता के सामने आ पाई कि सीएजी ने आरोप लगाया कि आपने यानी केंद्र सरकार ने सारिस्थोली कोल ब्लॉक आवंटन में बंगाल सरकार के साथ गलत ही नहीं किया, तो ये जो उद्योगपति है आरपी संजीव गोयल का ग्रुप, इनको मदद भी की, क्योंकि जो 5 बिडर थे, उस 5 में से 3 लोग तो उन्हीं ग्रुप के साथ संबंधित थे और 2 आवेदनकर्ताओं ने तो एक ही आईपी एड्रेस, मेल आईडी जो होता है, एक ही जगह से ई ऑक्शन में पार्ट लिया था। उसमें हुआ ये कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोल आवंटन रद्द किए और जब 2 महीने बाद मोदी जी की सरकार ने एक नया ऑर्डिनेंस लाके 2 तरह से कोल आवंटन करने की बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ का ऑक्शन होगा और कुछ का अलॉटमेंट होगा। अब ऑक्शन और अलॉटमेंट में ये क्लॉज उन्होंने डाला क्योंकि पहले ऑर्डिनेंस में ये बात क्लियर नहीं थी कि डिफॉल्टर को, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डिफॉल्टर को जो ये लेवी फाइन जो नहीं भरेगा, 295 रुपए प्रति क्विंटल, उसे फिर किसी आवंटन में परमिशन नहीं मिलेगी या किसी ऑक्शन में परमिशन नहीं दी जाएगी। ये डिफॉल्टर होंगे। तो कुछ राज्य सरकारों ने क्या किया, कई राज्य सरकारों ने माइन मिलने के बाद उन्होंने वो माइन ऑपरेट करने के लिए किसी निजी कंपनियों को दी। अब इसमें फाइन कौन भरेगा? वो माइनिंग करने वाली निजी कंपनी या राज्य सरकार जिसको अलॉट हुई थी? इसके बारे में ऑर्डिनेंस कुछ क्लैरिटी नहीं दे सकता था। इसलिए फिर दूसरा ऑर्डिनेंस आया और दूसरे ऑर्डिनेंस ने ये क्लियर किया कि फाइन जो है वो माइनिंग वाली कंपनी देगी। यानी जो कंपनी माइनिंग कर रही होगी वही फाइनिंग देगी। जिसको अलॉटमेंट हुआ, यदि वो माइनिंग नहीं कर रही है, उसने सेट किया आगे, तो फिर उसमें वो दोषी नहीं पाई जाएगी। वेस्ट बंगाल ने क्या किया था? वेस्ट बंगाल ने जब उनको माइन मिली, तो उन्होंने ईएमटी कोल लिमिटेड इस कंपनी को, क्योंकि 2000 जो पहला जो अलॉटमेंट रद्द हुआ 1993 से 2011 का, जो 204 ब्लॉक जो अलॉट कैंसिल हुए, उसमें 5 ब्लॉक बंगाल सरकार को भी मिले थे जो रद्द हुए। अब उसमें से एक ब्लॉक बंगाल सरकार ने ईएमटी कोल लिमिटेड को ऑपरेशन के लिए दिया था। ईएमटी कोल लिमिटेड ने वो ड्यूज नहीं भरे, इसलिए वो डिफॉल्टर हो गया था। लेकिन माइन अलॉट हुई थी बंगाल को, इसलिए केंद्र सरकार ने बंगाल को भी डिफॉल्टर घोषित कर दिया, जो उनके दूसरे ऑर्डिनेंस के ही खिलाफ था। दूसरा ऑर्डिनेंस तो ये कहता है माइनिंग कंपनी डिफॉल्टर होगी, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार ने बंगाल को ही डिफॉल्टर घोषित कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि गोयनका को ये माइन मिले। हालांकि दूसरा जो एक ब्लॉक था, ट्रांस दामोदर ब्लॉक, वो 48 मिलियन टन का रिजर्वर वाला था, जिसमें इतना कोयला अपेक्षित था, वो बंगाल को दिया। लेकिन ये जो बड़ी माइन थी सारिस्थोली कोल ब्लॉक, उसमें खेल किया केंद्र सरकार ने और एक उद्योगपति को मदद करने के लिए सीधा आरपी संजीव गोयल का ग्रुप, जिनके पास कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन भी है, वो पूरे कलकत्ता को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उन्हें मदद की। कुल मिलाकर
और मदद भी इसलिए की कर पाए क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार को बाहर रखा, जो इज़िली कोल ब्लॉक ले सकते थे और वो भी गलत क्लॉज़ पे। उनका स्वयं का दूसरा ऑर्डिनेंस वेस्ट बंगाल सरकार को परमिशन दे सकता है, उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सामने रखा कि भाई ड्यूज़ नहीं दिया आपने, ड्यूज़ माइनिंग कंपनी देगी या स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को किया क्योंकि बंगाल में ममता की सरकार थी। यदि बीजेपी की सरकार होती तो शायद फिर वो ऐसा नहीं करते। बीजेपी की सरकार होती तो शायद वो पार्टिसिपेट भी नहीं करती क्योंकि आपको गोयनका को मदद करनी थी। गोयनका के 5 बिडर में से 3 बिडर उन्हीं कंपनी के थे, उन्हीं से जुड़े हुए थे और 2 ने तो एक ही आईपी एड्रेस यूज़ किया था। इतनी धांधली 2014 से हो रही है इस देश में। सीएजी ने मॉडल के तौर पे ये जो सारिस्थोली कोल ब्लॉक है, इसके पूरे एक मॉडल कैसा हो सकता है क्लबिंग का या कल्चरल बनाने का या आपस में मेल-जोल करके पूरा ऑक्शन हाइजैक करने का, इसका एक पूरा मॉडल कैसा हो सकता है, ऐसा बना के कोल मंत्रालय को दिया। कोल मंत्रालय उस पे चुप्पी साधे हुए है। कोल मंत्रालय ने बाद में सीएजी को माना कि ठीक है, वो बंगाल गवर्नमेंट को बाहर रखना गलती थी, लेकिन उसके ऊपर कोई रेक्टिफाई नहीं हुआ। ये कागज भी बाहर नहीं आए। तो प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि वो अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि चुनाव के मोड़ में भी अधिकारियों को काम करते रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में अपने कैबिनेट की बैठक जो हुई अंतिम, उसमें उन्होंने कहा कि मैं 100 आने वाले 100 दिनों का मैं प्लान अभी से दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हम फिर से मिल रहे हैं, हम फिर से आ रहे हैं। वो जब अंतिम गरीब व्यक्ति की बात करते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए एक ही जाति है गरीबी, लेकिन काम उद्योगपतियों के लिए करते हैं, ऐसे कई जगह पे सामने आया और ये 2014 का केस है, ये कोई अडानी-अंबानी का नया केस नहीं। 2014 से ये सरकार जब से आई तब से यही करते आ रही है। यदि ये आरोप कोई लगाए तो उसमें सच्चाई हो सकती है क्योंकि ये सारिस्थोली कोल ब्लॉक आवंटन एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसे कई स्केलेटन, ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले, ऐसे कई उद्योगों पतियों को मदद करने के मामले, ऐसे कई जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, उनको लगातार सौतेला व्यवहार करने की कई ऐसी बातें सामने आ सकती है। लेकिन ये एक ऑर्गनाइज़ेशन है रिपोर्टर्स कलेक्टिव, उनके हाथ एक कागज़ लग गए। उन्होंने एक कागज़ आज रिलीज़ किए इसलिए जनता के सामने ये मामला आ गया। नहीं तो वेस्ट बंगाल की सरकार लगातार चिल्लाती है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार। जहाँ-जहाँ विपक्ष की सरकार है, सारी सरकारें जब केसीआर की सरकार थी तेलंगाना में, वो भी लगातार सरकार पे आरोप लगाती थी केंद्र सरकार की कि केंद्र सरकार हमारी सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है। नीति आयोग के दिए हुए आवंटन भी हमें नहीं देते और दूसरी ओर जब फ्रस्ट्रेशन में दक्षिण भारत के एक राज्य के एक नेता ने ये कहा कि क्या हमें भारत से अलग ही होना पड़ेगा, तब पूरे देश में बवाल मचा और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कांग्रेस को और बाकी विपक्षी दलों को देश तोड़ने का आरोप लगाया। लेकिन विपक्षी सरकारों को यदि इतनी बुरी तरह से रगड़ने का काम करोगे, बार-बार झूठ परोसोगे, बंगाल जाके ये कहोगे कि हमने बंगाल के लिए इतना किया, लेकिन बंगाल सरकार को कितना प्रताड़ित किया, ये बातें जब सामने आएगी, तब इस केंद्र सरकार का असली चेहरा सामने आता है। सारिस्थोली कोल ब्लॉक वर्तमान में आरपी संजीव गोयनका कंपनी के पास है, जिनके कई मीडिया से लेके एजुकेशन के लेके माइनिंग तक कई वर्टिकल्स है और एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो भी बंगाल में है और विशेष अनुग्रह है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस गोयनका जी की कंपनी के साथ। एक राज्य सरकार को आप गैर कानूनी तरीके से बिडिंग में रोकते हो, नीलामी में आने से रोकते हो और वो भी कारण देके जो कारण आपने दूसरे ही अध्यादेश में निरस्त किया हो, इससे ज़्यादा और बड़ा भ्रष्टाचार का मामला
सामने नहीं आता। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने कितने किसको पैसे दिए, ये लिस्ट के आने का इंतज़ार हो रहा है। उसमें हो सकता है कि गोयनका जी के भी कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड हो, जो बीजेपी को इसलिए मिले, वो 2018 के बाद कि उन्होंने कहीं न कहीं इनको मदद की होगी। ऐसे कई आरोप, कई शंकाएँ, कुशंकाएँ आम आदमी के मन में हैं। इसका जब सामने चीज़ें आएगी, तो सारी पोल खोलती हुई नज़र दिखाई देती है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अन्योन जी का यूट्यूब चैनल।